नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या सिंह, सहायक प्राध्यापक, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का मेरा विषय है एमए शिक्षा पूर्व शैक्षिक तकनीकी और टॉपिक है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। शिक्षण का अर्थ शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया से है। कक्षा में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध निरीक्षण, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कक्षा व्यवहारों का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में किया जा सकता है। इस प्रविधि की सहायता से कक्षा के अंतर्गत शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं क्रमबद्ध निरीक्षण। इस प्रविधि से शिक्षक अपनी क्रियाओं अथवा शिक्षण व्यवहारों टीचिंग बिहेवियर का विश्लेषण करते हैं। इसके अंतर्गत निश्चित नियमों का अनुसरण होता है। इस प्रविधि की सहायता से अंतःचरों तथा व्यवहारों का मापन किया जाता है, जिससे शिक्षक के व्यवहार का पता चलता है। निरीक्षण विधि की मुख्य धारणा यह है कि शिक्षण के अंतर्गत उन्हीं चरों का प्रतिपादन किया जाता है जो कक्षा नियोजन के अंग होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कक्षा निरीक्षण अनुसूची क्या होती है। कक्षा निरीक्षण अनुसूची जब हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में निरीक्षण का उपयोग करते हैं, अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के बारे में अपना मत उनके व्यवहार के निरीक्षण के आधार पर करते हैं। कक्षा अध्यापन के मूल्यांकन का निरीक्षण ही सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। क्रमबद्ध निरीक्षण के द्वारा ही कक्षा में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन संभव है। किसी भी अध्यापक के अध्यापन में वांछित सुधार के लिए हमें निरीक्षण पद्धति का ही सहारा लेना पड़ता है। इसके द्वारा क्रमबद्ध निरीक्षण व्यवहारों की पहचान, अध्ययन एवं वर्गीकरण संभव है। अतः क्रिया विश्लेषण के पश्चात अध्यापक को अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए सुख प्रदान किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने अध्यापन को प्रभावी बनाता है। निरीक्षण के लिए अनेक निरीक्षण अनुसूचियों का विकास हो चुका है। यहाँ दो प्रमुख निरीक्षण अनुसूची पद्धतियों का वर्णन किया गया है। पहला है फ्लैंडर कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति, दूसरा है शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति। तो इसमें से पहला हम देखते हैं फ्लैंडर अंतःक्रिया विश्लेषण वर्ग पद्धति। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। फ्लैंडर ने 1950 में इस अवधि का निर्माण शिक्षक प्रभावी और छात्र पूर्णता के शोध के लिए किया था। यह प्रविधि विशेष रूप से कक्षा के शाब्दिक व्यवहार तथा कक्षागत संप्रेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है। शिक्षक तथा छात्र के मध्य अशाब्दिक व्यवहारों की अपेक्षा शाब्दिक व्यवहारों की प्रधानता रहती है। फ्लैंडर की अवधारणा है कि कक्षा का शाब्दिक व्यवहार संपूर्ण कक्षा व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण अधिक विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है। इस प्रविधि की सहायता से 3 सेकंड तथा इससे भी कम समय में होने वाली घटना का भी निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। यह एक वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक निरीक्षण प्रविधि मानी जाती है। कक्षा संप्रेषण के लिए अनेक निरीक्षण पद्धतियों का विकास हो चुका है, किंतु फ्लैंडर की 10 अंतःक्रिया पद्धति सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्रचलित है। फ्लैंडर ने इसका विकास अध्यापक पर प्रभाव को बताया है। फ्लैंडर वर्ग पद्धति में 10 वर्ग बताए गए हैं, जिनमें से प्रथम 7 वर्ग अध्यापक वार्ता के हैं, वर्ग 8 और 9 विद्यार्थी वार्ता के हैं तथा वर्ग 10 फ्लैंडर अंतःक्रिया विश्लेषण के हैं। अब हम अगला देखते हैं परोक्ष प्रभाव, इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसमें पहला इफेक्ट है अनुभूति अथवा भावना को स्वीकार करता है। अध्यापक कथन बिना किसी आलोचना के विद्यार्थियों की भावना को स्वीकार करना उसकी भावना के स्तर को स्पष्ट करता है। अनुभूति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। अनुभूतियों की भविष्यवाणी करना तथा उन्हें प्रत्यास्मरण करना इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्रशंसा करता है अथवा प्रोत्साहित करता है।
विद्यार्थियों के कार्य अथवा व्यवहार की प्रशंसा करता है या उन्हें प्रोत्साहित करता है। चुटकुले, परिहास का प्रयोग करके तनाव कम किया जा सकता है। सिर हिलाना या हूँ, ठीक है कहना इसके अंतर्गत आता है। तीसरा है, विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करता है या उनका प्रयोग करता है। विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त विचारों को स्पष्ट करता है, उन्हें निर्मित करता है या विकसित करता है। चौथा है, प्रश्न पूछना। प्रविधि अथवा विषय वस्तु पर इस आशय से प्रश्न पूछता है कि छात्र उसका उत्तर देगा। नेक्स्ट है, भाषण तथा वक्तव्य देना। पाठ्य वस्तु अथवा प्रविधि पर अध्यापक तथ्य या राय व्यक्त करता है, स्पष्टीकरण देता है या आज्ञा देता है, जिसमें आशा की जाती है कि छात्र उसका पालन करेंगे। नेक्स्ट है, आलोचना करना या औचित्य का प्रतिपादन। कथन जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के आचरण के प्रतिमानों को अस्वीकार से स्वीकार बनाना हो, किसी छात्र को चिल्लाकर कक्षा से बाहर निकाल देना या बताना कि अध्यापक जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी वार्ता अनुक्रिया। छात्र वार्ता अध्यापक के उत्तर में विद्यार्थियों की वार्ता अध्यापक संपर्क स्थापित करने में पहल करता है अथवा विद्यार्थियों की कथन की मांग करता है अथवा स्थितियों की संरचना करता है। इससे अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सीमित रहती है। इसमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सीमित रहती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी वार्ता प्रवर्तक स्वोपक्रम। विद्यार्थी प्रश्न पूछता है अथवा स्पष्टीकरण चाहता है। अगर अध्यापक विद्यार्थी को बुलाकर केवल यह संकेत दे कि अब कौन बोलेगा, ऐसी स्थिति में निरीक्षक को यह निश्चित करना पड़ेगा कि विद्यार्थी क्या बोलना चाहता है। नेक्स्ट है, विश्रांति अथवा भ्रम। विराम अथवा भ्रम की लघु अवधियां जिनमें निरीक्षण को संप्रेषण समझ में नहीं आता, इन सभी वर्गों का विस्तृत वर्णन निम्नानुसार किया गया है। इसमें वर्ग एक में अध्यापक कथन सम्मिलित होते हैं जो कि अभिवृत्ति के हिसाब से बिना डराए धमकाए स्वीकार्य स्पष्ट करता है। यह अनुभूति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। अध्यापक इसका प्रयोग कभी कभार ही करते हैं। इसमें उदाहरण है, पहला उदाहरण है, प्रश्न पूछने के पश्चात उत्तर न देने पर कहता है, आप क्या थोड़े भ्रमित हैं? दूसरा उदाहरण है, मुझे आज कक्षा में बहुत उत्साह दिखाई देता है, कहिए विश्रांति में क्या हुआ? तीसरा उदाहरण है, उदाहरण 1 एवं 2 में अध्यापक छात्रों की भावनाओं एवं अनुभूति को स्वीकार करता है, अतः इन्हें वर्ग 1 में अंकित किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं वर्ग 2। प्रशंसा एवं प्रोत्साहन का कथन है, जिनमें से स्वीकृति का निर्माण मूल्य समाहित है, उत्तर देते हुए साथ रहना, छात्र की ओर सीधे देखना, सहमति से सिर हिलाना एवं हूँ हाँ कहना इस बात का प्रमाण है कि विद्यार्थी सही दिशा में और अध्यापक उससे और अधिक तथ्य जानना चाहता है। जिन कथनों में गर्मजोशी एवं मित्रता का भाव हो, वर्ग 1 एवं 2 के अंतर्गत इसे रखा जाता है, किंतु वर्ग 2 में अध्यापक की स्वीकृति भी होती है। शिक्षकों ने यह महसूस किया कि स्वीकृति एक पुरस्कार है तथा दंड की तुलना में नियंत्रण की अधिक उपयोगी विधि है। विस्मय में प्रदर्शन करने वाले शब्द जैसे सही, अच्छा, सुंदर इत्यादि का उपयोग छात्र कथन के समाप्त होने पर प्रायः अपने आप ही दिया जाता है। अब है वर्ग 3। अध्यापक छात्रों द्वारा व्यक्त विचारों की निम्न अनुक्रिया कर सकता है। पहला, छात्रों द्वारा विचारों को दोहराना, विचार में सुधार करना, पुनर्संगठित करना अथवा स्वयं के शब्दों में व्यक्त करना। नेक्स्ट है, विचारों का अनुप्रयोग करना। इसका उपयोग निष्कर्ष तक पहुंचने में करना अथवा समस्या के तार्किक विश्लेषण में अगले सोपान पर पहुंचना। इसके बाद है, छात्रों के विचारों से अध्यापक के पूर्व में व्यक्त विचारों की तुलना करना। फिर है, छात्रों के समूह अथवा छात्रों द्वारा कहे गए विचारों का सार प्रस्तुत करना। वर्ग 3 का यह अधिकाधिक प्रयोग उस समय किया जाता है जब अध्यापक छात्रों द्वारा व्यक्त विचारों को ज्ञानात्मक उन्मुखीकरण के द्वारा प्रयोग करता है।
अध्यापक द्वारा छात्रों के विचारों पर आश्रित पूछे गए प्रश्नों का अंकन वर्ग 3 में ही होगा, ऐसा बताया गया है। अब है वर्ग 4। अध्यापक द्वारा पूछने पर समस्या प्रस्तुत करने पर वर्ग 4 को अंकित किया जाता है। उन स्थितियों में भी वर्ग 4 का अंकन किया जाता है जब अध्यापक ऐसी क्रिया करता है जिससे उसे उत्तर की अपेक्षा हो। प्रश्नों की पहचान करना सरल होता है उन स्थितियों में भी जबकि वे खुले हों। हालांकि अध्यापक के प्रश्नों को वर्ग 1 से 7 तक अंकित किया जा सकता है। वे वस्तुनिष्ठ एवं आलोचना रहित पूछताछ में अभिवृत्ति एवं संवेग समाहित हो, वर्ग 1 में अंकित किया जाता है। वर्ग 2 में यदि उनका मंतव्य हो, वर्ग 3 में यदि विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में व्यक्त विचारों पर आधारित हो, यदि वे वर्णनात्मक हो जिनमें उत्तर की अपेक्षा ना हो, वर्ग 6 में यदि वे आदेश दें और वर्ग 7 में वे जो आलोचनात्मक हों अथवा छात्रों को सजग रहने में व्यस्त करते हों। उदाहरण के लिए जब अध्यापक कहता है, शीला कृपया खिड़की बंद कर दीजिए, या नीला क्या तुम बहरी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, या फिर क्या तुमने उसके पहले एहसास संगठित एवं अच्छी तरह से लिखा हुआ नाटक देखा है, या फिर मोहन भारत की राजधानी बताओ, इत्यादि। वर्ग 5 व्याख्यान देना, अभिवृत्ति व्यक्त करना, विचार प्रस्तुत करना तथा टिप्पणियां करना आदि व्यवहार 5 के अंतर्गत रखे जाते हैं। इस वर्ग के आवृत्तियां अधिक होती हैं। इसका मूल कारण यह है कि संपूर्ण अंतःक्रिया में अध्यापक मूलतः वक्तव्य ही देता रहता है। वर्ग 3 एवं 5 में मूल अंतर यह है कि अध्यापक जब छात्रों के विचारों को पुनर्संगठित कर व्यक्त करता है तब वर्ग 3 में अंकित करना चाहिए, किंतु जब वह अपने स्वयं के विचारों को अधिक प्रस्तुत करे तब वर्ग 5 का प्रयोग करना चाहिए। वर्ग 6 शिक्षक द्वारा छात्रों को आदेश देने की क्रियाओं को वर्ग 6 में सम्मिलित किया जाता है। अध्यापक का आदेश माना जाए अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों के आदेश की अनुक्रिया में कितनी स्वतंत्रता दी जाए। उदाहरण के लिए जब शिक्षक छात्रों से कहता है बैठ जाओ, या कक्षा से बाहर जाओ, या अपना गृह कार्य दिखाओ, ये सभी अनुक्रिया वर्ग 6 में आती हैं। केवल 2 इसमें से नहीं आती क्योंकि उसमें विद्यार्थी की आलोचना है। अब है वर्ग 7 वह कथन जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों की आचरण के प्रतिमानों को अस्वीकार से स्वीकार बनाना हो, वह वर्ग 7 में अंकित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जब शिक्षक कहता है मुकेश तुम इसी वक्त कक्षा से बाहर चले जाओ, या फिर तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, या फिर आपका यह व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाओ। उपरोक्त व्यवहारों को वर्ग 7 में रखा जाता है। अब है वर्ग 8। वर्ग 8 में उन स्थितियों में जब अध्यापक छात्र से प्रश्न करता है तब छात्र उत्तर देते हैं अथवा निर्देश के बाद शाब्दिक प्रतिक्रिया करते हैं, तब उन्हें वर्ग 8 में अंकित किया जाता है। अब है वर्ग 9 विद्यार्थियों द्वारा प्रारंभ किया गया वार्तालाप वर्ग 9 में अंकित किया जाता है। जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछता है अथवा स्पष्टीकरण चाहता है तब वर्ग 9 में अंकित किया जाता है। जब अध्यापक छात्र से प्रश्न करता है, छात्र उत्तर देते हैं, इसके पश्चात अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तब उसे वर्ग 9 में अंकित किया जाना चाहिए। इसके बाद है वर्ग 10 जब कक्षा में विराम अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तब वर्ग 10 में अंकित किया जाना चाहिए। कभी कभी कक्षा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब एक से अधिक विद्यार्थी एक साथ बोलने लग जाते हैं एवं निरीक्षक उस व्यवहार को समझ नहीं पाता। जब अध्यापक एवं छात्र दोनों में से कोई भी नहीं बोलता तब इन्हें वर्ग 10 में अंकित किया जाता है। इसके बाद है निरीक्षण की प्रविधि। कक्षा अध्यापक निरीक्षण के लिए सर्वप्रथम निरीक्षक एक स्थान पर बैठता है जहां से विद्यार्थियों एवं अध्यापक को देख सके तथा उनके द्वारा व्यक्त विचारों को सुन सके। अपना अंकन प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ में वह कुछ समय कक्षा को व्यवस्थित होने में देता है।
तत्पश्चात वह कक्षागत व्यवहारों के शाब्दिक कथनों को इस बात का निर्णय करने के पश्चात कि कौन सी घटना किस वर्ग का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है, 3 सेकंड में एक बार दिए गए वर्ग 10 में से किसी एक व्यवहार के अनुसार अंकित करता है। घटनाओं को 1 से 10 अंकों में इस प्रकार से अंकित करता है जिससे कि उनका क्रम सुरक्षित रहे। निरीक्षक 1 मिनट में 10 से 25 टोली अंकित करता है। प्रत्येक 3 सेकंड में एक टोली अंकित करने के हिसाब से 5 मिनट में करीब 100 टोली अंकित हो जाती है तथा 1 घंटे में 200 टोलियां अंकित होती हैं। निरीक्षक के अंकन की गति उनके निरीक्षण कौशल अंतःक्रिया की जटिलता पर निर्भर करता है। एक पाठ का कम से कम 20 मिनट तक निरीक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि 20 मिनट में कक्षा के शाब्दिक संप्रेषण के बारे में पर्याप्त प्रदत्त प्राप्त हो जाते हैं जिससे अनेकों सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंतःक्रिया मैट्रिक्स की संरचना। अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना कक्षा की घटनाओं को 20 मिनट तक अथवा अधिक समय तक अंकित करने के पश्चात उसकी व्याख्या के लिए अंतःक्रिया मैट्रिक्स बनाई जाती है। मैट्रिक्स में 10 कतारें एवं 10 स्तंभ होते हैं। एक मैट्रिक को 10 दशमलव मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक में 2 क्रमागत व्यवहार के लिए आवृत्ति अंकित की जाती है। प्रत्येक जोड़ का प्रथम अंक कतार को तथा दूसरा अंक स्तंभ को प्रदर्शित करता है। प्रथम जोड़ा प्रथम 2 अंकों का होता है तथा दूसरा जोड़ा दूसरे एवं तीसरे का होता है। इस प्रकार प्रथम जोड़े के बाद का प्रत्येक जोड़ा उसके पूर्व जोड़े को ढकता है। इसके बाद है व्यवहार अनुपात बिहेवियर रेशियो। अंतःक्रिया विश्लेषण मैट्रिक्स में स्तंभ तथा कतारों की आवृत्तियों को व्यवहार अनुपात में बदल लिया जाता है। इन अनुपातों के द्वारा अध्यापक के विभिन्न व्यवहारों का प्रतिशत मालूम हो जाता है जिसकी सहायता से अध्यापक को अध्यापन में वांछित सुधार के लिए पारितोष भी प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ अध्यापक के अध्यापन के स्वरूप का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण भी किया जाता है। अब है शिक्षक वार्ता। कक्षा अध्यापन के समय शिक्षक द्वारा किए गए सभी शाब्दिक व्यवहार शिक्षक कथन वार्ता कहलाते हैं। शिक्षक वार्ता की गणना के लिए निम्नलिखित कुछ सूत्र का प्रयोग किया गया है। शिक्षक वार्ता बराबर ब्रैकेट में 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 ब्रैकेट क्लोज वर्गों की आवृत्ति गुणित 100 अपॉन कुल आवृत्तियां। अब है परोक्ष शिक्षक वार्ता इनडायरेक्ट टीचर टॉक। परोक्ष शिक्षक वार्ता में शिक्षक के उस व्यवहार को अंकित किया जाता है जिसके द्वारा कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें अपने विचारों एवं अनुभूतियों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। छात्रों की अनुभूतियों की स्वीकृति, प्रशंसा करना अथवा प्रोत्साहित करना, प्रश्न पूछना आदि क्रियाएं शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार के अलग अलग पक्ष हैं। इसका एक सूत्र है परोक्ष अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 वर्गों की आवृत्ति गुणित 100 भागित कुल आवृत्तियां। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता डायरेक्ट टीचर टॉक। प्रत्येक शिक्षक वार्ता के से तात्पर्य उन व्यवहारों से है जिनमें शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षागत क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। कक्षा में वक्तव्य देना, कक्षा को आदेश देना, छात्रों की क्रियाओं की आलोचना करना, प्रभुत्व प्रदर्शन करना इत्यादि प्रत्यक्ष अध्यापक व्यवहार के विभिन्न पक्ष हैं। प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है। प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता बराबर 5 धन 6 धन 7 वर्गों की आवृत्ति गुणित 100 भागित कुल आवृत्तियां। अब है परोक्ष प्रत्यक्ष बाहर अनुपात इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट बिहेवियर रेशियो। इसमें है 1 धन 2 धन 3 धन 4 वर्गों की आवृत्ति, 5 धन 6 धन 7 वर्गों की आवृत्ति।
इस अनुपात की गणना के लिए वर्ग 1 से 4 तक की आवृत्तियों के योग को वर्ग 5 से 7 तक की आवृत्तियों के योग से विभाजित किया जाता है। इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है। परोक्ष प्रत्यक्ष व्यवहार अनुपात बराबर 1-2-3-4 वर्गों की आवृत्ति भागित 5-6-7 वर्गों की आवृत्ति। अब हम देखते हैं छात्र वार्ता प्रतिशत। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों की अनुक्रिया में उनका उत्तर देते हैं। वे अपने विचारों एवं अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। छात्र वार्ता में उनकी अनुक्रिया तथा प्रवर्तन दोनों ही समाहित होती है। हम इसे निम्न सूत्र के आधार पर समझ सकते हैं। छात्र कथन बराबर 8-9 वर्गों की आवृत्ति गुणित 100 भागित मैट्रिक्स की कुल आवृत्ति। अब हम देखते हैं विश्रांति अथवा भ्रम का प्रतिशत। विराम एवं भ्रम की लघु अवधियां जब निरीक्षक संप्रेषण समझने में असमर्थ हो, उन स्थितियों को इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इसकी गणना हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विश्रांति भ्रम प्रतिशत बराबर 10 वर्गों की आवृत्ति गुणित 100 भागित मैट्रिक्स की कुल आवृत्तियां। अब हम देखते हैं विद्यार्थी प्रश्न अनुपात। विद्यार्थी वार्ता में विद्यार्थी अनुक्रिया तथा विद्यार्थी प्रवर्तन की क्रियाओं के अनुपात को विद्यार्थी प्रवर्तन अनुपात कहते हैं। इसकी गणना के लिए वर्ग 9 की आवृत्तियों को वर्ग 8 तथा 9 की आवृत्तियों से विभाजित करके 100 से गुणा किया जाता है। इसकी गणना निम्न सूत्र के आधार पर की जाती है। विद्यार्थी प्रवर्तक अनुपात बराबर वर्ग 9 की आवृत्ति गुणित 100 वर्ग की आवृत्ति। अब है विद्यार्थी प्रवर्तन अनुपात। कक्षा अंतःक्रिया में शिक्षक की प्रश्न करने की प्रवृत्ति को शिक्षक प्रश्न अनुपात कहते हैं। इसकी गणना हेतु वर्ग 4 की आवृत्ति को वर्ग 4 एवं 5 की आवृत्ति से विभाजित करके उसे गुणा किया जाता है। शिक्षक प्रश्न अनुपात ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यह सूत्र है शिक्षक प्रश्नों अनुपात बराबर वर्ग 4 की आवृत्ति गुणित 100 भागित वर्ग 4-5 की आवृत्ति। तो आज हमने इस तरह से देखा कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण किस प्रकार से है, और मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।